Hello friend, welcome to back. Next topics: diversity of life. Phylum Protozoa. Protozoa were first seen or reported by A.V. Leeuwenhoek. प्रोटोजोन को सबसे पहले रिपोर्ट किया था A.V. लीवेनहोइक ने. नेम प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय गोल्डफस. आज जो टर्म हम प्रोटोजोआ यूज करते हैं, ये टर्म प्रोटोजोआ गोल्डफस का दिया हुआ है. इट इंक्लूड्स अबाउट 50,000 स्पेसीज. फाइलम प्रोटोजोआ में लगभग 50,000 स्पेसीज मौजूद है. जनरल कैरेक्टर: प्रोटोजोन्स आर सिंपल, मोर प्रिमिटिव, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर. सिंपल होते हैं, मोर प्रिमिटिव सबसे पहले आने वाले ग्रुप के एनिमल से, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक, ये ज़्यादातर इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, एंड यूनिसेलुलर और एक सेल के बने होते हैं. इट एग्जिबिट्स प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं. प्रोटोजोआ के बाद जब हम दूसरे फाइलम में जाएंगे तो वहाँ जैसे फाइलम पोरीफेरा में जाएंगे तो वो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते चले जाते हैं. सो चूँकि ये एक ही सेल के बने होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट एग्जिबिट्स प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. हम इसके बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, इसके बॉडी को डिवाइड नहीं भी कर सकते हैं, यानी ये डिवीज़न हो भी सकता है और डिवाइड नहीं भी हो सकते हैं. डिवीज़न इसका नहीं किया जा सकता है. एसिमेट्रिकल. फ्री लिविंग, स्वतंत्र पूर्वक रहने वाले, या पैरासिटिक या कॉमेंसल्स. यहाँ पे पैरासिटिक, पैरासाइट्स आप जानते होंगे. पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म्स that live of other organisms called parasite and their characteristics is called parasitic. ये पैरासिटिक भी नेचर होते हैं और कॉमेंसल्स भी होते हैं. कॉमेंसल्स किसे कहते हैं, आप इसको इस तरह से समझ लें. ए कॉमेंसल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजेज फूड सप्लाइड इन द इंटरनल or the external environment of the host without establishing a close association with the host. Body is naked और covered by pellicle. इसके बॉडी ढके भी हो सकते हैं और कवर्ड भी हो सकते हैं, अनकवर्ड भी हो सकते हैं. अगर ये अनकवर्ड है तो नेकेड हम लोग यूज कर रहे हैं. अगर ये कवर्ड है तो किसके द्वारा कवर्ड होंगे, पेलिकल्स के द्वारा कवर्ड होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोन्स आर सॉलिटरी. ज़्यादातर प्रोटोजोन्स सिंगल लाइफ व्यतीत करते हैं, यानी कॉलोनी में रहना पसंद नहीं करते. कुछ ऐसे भी प्रोटोजोन्स हैं जो कॉलोनियल होते हैं, जैसे एग्जांपल्स आप देख लें यहाँ पर. बट वॉल्वेक्स एंड प्रोटेरोस्पोंजिया आर कॉलोनियल. ये वॉल्वेक्स और प्रोटेरोस्पोंजिया जो हैं ये कॉलोनियल होते हैं, जबकि प्रोटोजोन्स हैं. बाकी ज़्यादातर, हमने यहाँ पर कहा मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोन्स आर सॉलिटरी, अकेला रहना पसंद करते हैं, सिंगल लाइफ व्यतीत करते हैं. न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक. एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे अमीबा. होलोजोइक दैट्स एनिमल लाइक्स, और होलोफाइटिक दैट्स प्लांट्स लाइक, दैट्स ए यूग्लिना. और सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक के लिए मैस्टिक अमीबा भी एग्जाम्पल्स इसके हैं. सैप्रोजोइक आप समझ रहे होंगे. सैप्रोजोइक कहने का मतलब द ऑर्गेनिज्म्स ऑब्टेनिंग नरिशमेंट by absorption of dissolved organic and inorganic material feeds on dead and decaying matters, especially with animals. कहता है सैप्रोजोइक हम वर्ड यूज कहाँ पर करेंगे, जब अगर किसी डेड या डिकेइंग एनिमल से अगर डिजॉल्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सैप्रोजोइक. अगर यही चीज़ अगर प्लांट से यूज़ किया जा रहा है, एन ऑर्गेनिज्म्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर स्पेशली प्लांट्स, देन इट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक. रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन. इसमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की क्रिया जो है बाय डिफ्यूजन होते हैं थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी के ऊपरी भाग से. नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स आर अमोनिया.
इनमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट आप समझ रहे हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। अगर हम उसे अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सो अमोनिया इज मोर टॉक्सिसिटी, हैविंग मोर टॉक्सिसिटी, मोर टॉक्सिक। यूरिया लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया, यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक दैन यूरिया। सो अमोनिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स आर अमोनिया। प्रोटोजोन्स के जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो अमोनिया होते हैं, इसीलिए हेंस प्रोटोजोन्स आर अमोनोटेलिक, इसीलिए हम लोग प्रोटोजोन्स को अमोनोटेलिक कहते हैं। वैसे एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। चूंकि प्रोटोजोन्स अमोनिया एक्सक्रीट करता है, इसके नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया है, इसलिए हम इसे अमोनोटेलिक कह रहे हैं। लोकोमोशन बाय सीडोपोडिया, इनमें लोकोमोशन की क्रिया, चलने की क्रिया प्रक्रिया सीडोपोडिया से हो सकती है, सीलिया से हो सकती है, फ्लैजिला से हो सकती है, या लोकोमोशन हो ही नहीं सकता है, और नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स एट ऑल। ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन कहते किसे हैं, आप एक डेफिनेशंस के रूप में देख लें। द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है। द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया इन द केस ऑफ प्रोटोजोन्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से होता है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हम लोग ये टर्म भी देख सकते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख लें, यहाँ पे देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिए जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, ये अंदर बॉडी के अंदर इंटरनल हिस्से में जो वाटर होता है वो इसमें एक्यूमुलेट्स करते हैं, जमा होते जाते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है, और इसको फिर ये वैक्यूल्स क्या करता है, पंप आउट कर देता है वाटर को बाहर की तरफ। सो ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ऑर्गेनिज्म। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पानी को अमाउंट को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। दूसरे शब्दों में हम दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां पर बना सकते हैं, इट इज कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया किससे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो आपने यहां पर देखा, ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसी तरह से हम ऑस्मो रेगुलेशन पैरामीशियम के केस में भी देख सकते हैं। पैरामीशियम लिव्स इन फ्रेश वाटर, पैरामीशियम फ्रेश वाटर में रहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली गेनिंग वाटर बाय ऑस्मोसिस। नतीजा क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म पानी में हर वक्त रहते हैं, नतीजा क्या होगा, पानी की मात्रा इसके शरीर के अंदर में ज्यादा हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सो द सेल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बर्स्टिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऐसा ना हो कि सेल ब्रस्ट कर जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके इसे रिमूव कर देता है बॉडी से बाहर। सो द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैव कैनाल्स दैट कलेक्ट एक्सेस वाटर व्हेन स्वेल इन द वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्चार्ज इट कंटेंट्स थ्रू द एपोर। और इस तरह से ये अंदर के पानी को, एक्सेस ऑफ वाटर को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके बाहर की तरफ रिमूव कर देते हैं। There are two contractile vacuoles and they discharge their contents alternately. बॉडी के अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। एक वैक्यूल्स पहला वर्क करता है, डिस्चार्ज करता है, और दूसरा कलेक्ट करता है, फिर दूसरा डिस्चार्ज करता है, पहला कलेक्ट करता है। इस तरह से इसके कंटेंट्स जो है अल्टरनेटली काम करते चले जाते हैं। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन की क्रिया एसेक्सुअल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो तो बाइनरी फिजन से हो सकता है, सिंपली भी हो सकते हैं। अमीबा के केस में देखते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस से होता है, ट्रांसवर्सली होता है। पैरामीशियम के केस में देखते हैं लॉन्गिट्यूडनली भी होता है। ट्रिपैनोसोमा के केस में देखते हैं एंड मल्टीपल फिजन और मल्टीपल फिजन भी हो सकते हैं। बाइनरी फिजन जब न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ते हैं, मल्टीपल फिजन जब न्यूक्लियस कई हिस्सों में बढ़ करके नए नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन की क्रिया से हो सकती है, या सिंगैमी हो सकता है, या स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। यहां पे वर्ड कंजुगेशन है। कंजुगेशन का मतलब समझते होंगे, इट इज ए प्रोसेस इन विच वन बैक्टीरियम ट्रांसफर्स genetic material to another through direct contact. During conjugation, one serves as the donor of the genetic material and the other serves as the recipient. दो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इसके बाद एक ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे में पास कराता है, दूसरे में डोनेट करता है, दूसरे को डोनेट करता है, और पहला जो है, पहला डोनेट करता है, दूसरा रिसीव करता है। इसीलिए इसमें हम लोग कह रहे हैं एज वन सर्व्स एज द डोनर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड द अदर सर्व्स एज द रेसिपिएंट। लाइफ साइकिल में इंक्लूड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसकी लाइफ साइकिल जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस भी शो करता है। Alternation of generation is also called metagenesis and is also called heterogenesis. Alternation generation नाम से क्लियर हो रहा है, the two phases या generations, that is sexual and asexual phase, are often morphologically and sometimes chromosomally distinct. Classification of phylum Protozoa. Classification जो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग according to Hyman 1940. हाइमन के अनुसार, हाइमन ने प्रोटोजोआ को दो सब फाइलम में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट प्लाज्मोड्रोमा, सेकंड इज सिलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा नॉन सिलिएट्स, इसमें कोई सिलिया का प्रेजेंटेशन नहीं होता। सिलियोफोरा सिलिएट्स, इसमें सिलिया का प्रेजेंटेशन होता। इसमें देख रहे हैं सिलिया दिख रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू फॉलोइंग क्लासेस। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बेस्ड पर इसे तीन हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। फर्स्ट इज राइजोपोडा, ऑल्सो कॉल्ड सार्कोडीना। ये एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं यहां। मैस्टिगोफोरा, फ्लैजिलेटा, फ्लैजिला इसमें दिख रहा है। स्पोरोजोआ, ये स्पोरोजोआ हम लोग देख रहे हैं। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ को हम लोगों ने सबसे पहले दो भाग में बांटा, दो हिस्सों में बांट दिया। ऑन द, या हम कह सकते हैं दो सब फाइलम में बांटा, प्लाज्मोडोमा, सिलियोफोरा। याद रखना है प्लाज्मोडोमा नॉन सिलिएट्स होते हैं और सिलियोफोरा सिलिएट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के आधार पर फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू फॉलोइंग थ्री क्लासेस। इसको हम लोगों ने तीन क्लास में फिर बांटा, राइजोपोडा, मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्लास राइजोपोडा और सार्कोडीना। अभी हमने देखा है इसको जो डिवीजन किया, इसको जो क्लासिफाइड किया, किस आधार पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। सो फर्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन बाय सीडोपोडिया। इनमें लोकोमोशन की क्रिया सीडोपोडिया से होती है। सीडोपोडिया विदाउट इंटरनल फिलामेंट, इसके सीडोपोडिया में कोई इंटरनल फिलामेंट नहीं होता है। शेप इंडेफिनिट, इसके शेप इंडेफिनिट होते हैं। चेंजेबल, ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, चेंज करने की क्षमता रखते हैं, बदलते रहते हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक, इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होते हैं, एनिमल लाइक। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, एंटामीबा, ग्लोबिजेरिना, एक्टिनोफिरिस। इट इज क्लास मैस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा। इनमें लोकोमोशन की क्रिया बाइफ्लैजिला होती है। न्यूट्रिशन होलोफाइटिक, प्लांट लाइक है। इन मेनी मेंबर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, न्यूट्रिशन इसका होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक हमने पहले ही आपको बताया, प्लांट लाइक। प्लांट लाइक का मतलब प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए वहां क्लोरोप्लास्ट का होना अनिवार्य है। इसीलिए हम लोग यहां देखेंगे मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा जैसे एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन जो होता है होलोफाइटिक होता है। इसके मेंबर्स में, ज्यादातर मेंबर्स में ये क्लोरोफिल का प्रेजेंटेशन होता है। फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास,
नॉक्टिलुका इटीज। दो यहाँ पर पॉइंट याद करेंगे, फ्लैजिलेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फ्लैजिलेट्स दो तरह के होते हैं, फाइटोमैस्टिग्ना और ज़ूमैस्टिग्ना। फाइटोमैस्टिग्ना हमने कहा विद क्लोरोप्लास्ट, ज़ूमैस्टिग्ना कहा विदाउट क्लोरोप्लास्ट। फाइटो मीन्स प्लांट, ज़ू मीन्स एनिमल। फाइटो प्लांट, प्लांट जैसे कहा, आपके ब्रेन में एक बात आ गई क्लोरोप्लास्ट। ज़ू हमने कहा, एनिमल्स कहा, आपके ब्रेन में आ गई बात विदाउट क्लोरोप्लास्ट। सो फाइटोमैस्टिग्ना यानी विद क्लोरोप्लास्ट, एग्जाम्पल यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास etc। ज़ूमैस्टिग्ना में क्या देख रहे हैं, विदाउट क्लोरोप्लास्ट, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, टिपैनोसोमा, लेशमानिया etc। यूग्लिना कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन रहा है। यूग्लिना को हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, किसके बीच में, प्लांट एंड एनिमल्स में। इनमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के हैं, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे यूग्लिना कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लास स्पोरोजोआ, एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक। इसके अंदर, इस क्लास के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वे सभी के सभी पैरासिटिक होते हैं। सभी के सभी जो है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट्स करके अपने जीवन की पूर्ति करते हैं। एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक। नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका उठ सकता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन है क्या, ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्या करते हैं? तो याद रखेंगे आप, कॉन्ट्रैक्टाइल के दो फंक्शंस होते हैं। एक, फर्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड चीफ फंक्शन, एंड सेकेंडरी इज सेकेंडरी फंक्शन। द प्राइमरी फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेशन while its secondary function is excretion and respiration। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है, इसके साथ साथ रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप याद रखेंगे, जो स्पोरोजोआ के केस में देख रहे हैं, जो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, जो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। पहला पॉइंट याद कर लीजिए कि जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सो वी कैन से नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोजोवन। न्यूट्रिशन सैप्रोजोइक और पैरासिटिक, इसके न्यूट्रिशन सैप्रोजोइक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, एमेरा, बबेसिया, थलेरिया etc। प्लाज्मोडियम यहाँ पर देख रहे हैं, आपने नाम भी सुना होगा। प्लाज्मोडियम के 4 स्पेसीज को हम लोग को जानना चाहिए, बहुत सारे स्पेसीज हैं, 4 स्पेसीज को हमें जानना चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी। याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। सिलियाटा फ्री लिविंग, कॉमेंसल्स और पैरासिटिक। सिलियाटा के अंतर्गत, सिलियाटा से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, कॉमेंसल हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स आर सिलिया, नेम से पता चल रहा है, इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स हैं वो सिलिया है, सिलिया का प्रेजेंटेशन होता है। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, इनमें 2 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जो छोटे होते हैं उसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जो बड़ा होता है उसे मेगा न्यूक्लियस कहते हैं। जो छोटा न्यूक्लियस है वो न केवल छोटा होता है बल्कि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो मेगा न्यूक्लियस होते हैं वो बड़ा होता है और वेजिटेटिव होता है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 2 सिलियाटा में हम 2 न्यूक्लियस देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए यहाँ पर ये माइक्रो न्यूक्लियस है और ये मैक्रो न्यूक्लियस है। ये बड़ा सा जो देख रहे हैं हम लोग ये मैक्रो न्यूक्लियस है और ये जो छोटा देख रहे हैं माइक्रो न्यूक्लियस है। रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन करेंगे? माइक्रो न्यूक्लियस करेंगे, और जो वेजिटेटिवली है वो मैक्रो न्यूक्लियस है। ये बड़े होते हैं, वेजिटेटिव होते हैं। जो छोटे हैं ये छोटे या स्मॉल, यानी माइक्रो न्यूक्लियस स्मॉल एंड रिप्रोडक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम, ब्लैंट्रिडियम, ओपेलाइना etc। नेक्स्ट
यहाँ हम लोग देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स के बीच हम लोग डिफरेंसेस देख रहे हैं। फर्स्ट इज कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास वाइज रखेंगे। जू फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, एस्पोरोजोआ, सीलियाटा। कैरेक्टर्स हैबिटेट, जू फ्लैजिलेटा के एंडोपैरासिटिक, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक मीन्स टेम्पोररी एसोसिएशन, अपने फूड्स के रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने फूड्स को पाने के लिए टेम्पोररली ये एसोसिएट्स करते हैं, फिर सेपरेट्स हो जाते हैं। सार्कोडीना फ्रेश वाटर, एंडोपैरासिटिक होंगे। हैबिटेट्स हम लोग देख रहे हैं। एस्पोरोजोआ का हैबिटेट क्या है, एंडोपैरासिटिक होता है। सिलियाटा फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, एंडोपैरासिटिक भी हो सकते हैं। एंडोपैरासिटिक मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। लोकोमोशन, इनमें जू फ्लैजिलेटा में लोकोमोशन की क्रिया फ्लैजिला से होगी, सार्कोडीना में सीडोपोडिया से, एस्पोरोजोआ में एब्सेंट होता है। अभी आपने देखा एस्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं थे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं थे, तो यहाँ एस्पोरोजोआ में कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं, सो लोकोमोशन इज एब्सेंट। सिलियाटा में सिलिया से होते हैं। न्यूट्रिशन, एक पॉइंट में हम लोग याद करेंगे, एक इस चार्ट को अगर आप देखते रहेंगे, अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। न्यूट्रिशंस हेट्रोटॉफिक, सैप्रोजोइक, हेट्रोटॉफिक एंड होलोजोइक, हेट्रोटॉफिक एंड सैप्रोजोइक और हेट्रोटॉफिक एंड होलोजोइक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ जू फ्लैजिलेटा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से होता है। सार्कोडीना में बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन से हो सकते हैं। सैप्रोजोआ में मल्टीपल फिजन से होता है और सिलियाटा में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू फ्लैजिलेटा में एब्सेंट, सार्कोडीना में सिंगैमी बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी, एस्पोरोजोआ में बाय द प्रोसेस ऑफ गैमोगोमी। गैमोगोमी कहने का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सिलियाटा में क्या देख रहे हैं, कंजुगेशंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशंस। न्यूक्लियस अगर देखना चाहें तो न्यूक्लियस जू फ्लैजिलेटा में क्या कह रहा है, मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट का मतलब सिंगल न्यूक्लियस, एक्सेप्ट जियार्डिया। जियार्डिया जैसे जू फ्लैजिलेटा में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जबकि अदर दाइन में मोनोन्यूक्लिएट से जू फ्लैजिलेटा में। सार्कोडीना में मोनोन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट भी मिलेंगे, एक न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, अनेकों न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। एस्पोरोजोआ में मोनोन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस, सिलियाटा में बाइन्यूक्लिएट 2 न्यूक्लियस होते हैं। अभी आपने देखा पैरामीशियम के केस में दिखाया हमने माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस, तो बाइन्यूक्लिएट हो गए, जिसमें एक न्यूक्लियस है मोनोन्यूक्लिएट कहेंगे। ट्राइकोसिस्ट जू फ्लैजिलेटा में एब्सेंट होता है, सार्कोडीना में एब्सेंट होते हैं, एस्पोरोजोआ में एब्सेंट होता है, सिलियाटा में प्रेजेंट होता है। तो ट्राइकोसिस्ट कहाँ मिल रहा है, केवल सिलियाटा में मिलते हैं, प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स जू फ्लैजिलेटा के एग्जाम्पल्स ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, लेशमानिया, ट्राइकोमोनास इट इज। सार्कोडीना में अमीबा, एंटामीबा, एक्टिनोफिलिस, एस्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम, बाबेसिया, मोनोसिस्टिस। एंड सिलियाटा में देखेंगे पैरामीशियम, वर्टिसिला, ब्लैंटिडियम etc। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखते रहे तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। तो स्पेशली अगर हम 11th क्लास की बात करते हैं तो 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बनाना आपको आसान हो गया इससे, सब्जेक्टिव भी बनाना आसान हो गया इससे। बट इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक्स।